लास्ट टाइम पे हम लोग राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात कर रहे थे कल, जिसमें नेशनलिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री में हमने इस बात की चर्चा किया कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में मुख्यतः किन बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, कैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा गया और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में किन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने, किन किन महत्वपूर्ण इतिहासकारों ने या महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, चाहे ऐतिहासिक व्यक्तियों ने कार्य किया। उनमें कल राम मोहन राय दास की चर्चा किए, विवेकानंद की चर्चा किए, दयानंद सरस्वती की चर्चा किए, हेनरी डेरेजियो की चर्चा किए, दादा और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि की चर्चा किए। इसी तरह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की चर्चा किए। आज हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें से एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का भी विशेष योगदान रहा है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पुनर्जागरण की प्रक्रिया को उद्घाटित करने का महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इनका विशेष रूप से उसमें योगदान कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी हम कहते हैं। तो एम.जी. रानाडे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की जहाँ तक बात है, सर सैयद अहमद खान स्वयं एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे। इन्होंने राष्ट्रवाद को उभारने में और राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1857 की क्रांति के संदर्भ में 1857 की क्रांति के संदर्भ में सर सैयद अहमद खान प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त किया है। तो 1857 की क्रांति पे विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व में पूछेगा तो वे आपके हैं सर सैयद अहमद खान। ये आयोग में क्वेश्चन भी पूछा गया है। सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक किताब लिखा था, ग्रंथ लिखा, उसका नाम था असवाब-ए-बगावत-ए-हिंद। उस बुक का नाम है असवाब-ए-बगावत-ए-हिंद। असवाब-ए-बगावत-ए-हिंद। तो असवाब-ए-बगावत-ए-हिंद में पहली बार 1857 की क्रांति की रूपरेखा और उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से सर सैयद अहमद खान ने किया है। तो इनका इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अगले क्रम में आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रवाद का जैसे क्रमिक विकास होगा तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का भी उसी अनुरूप विकास होता है। इस प्रक्रिया में दादा भाई नौरोजी ने मुख्यतः जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह उनका महत्वपूर्ण कार्य दो रूपों में महत्वपूर्ण रहा है। पहला तो रहा है इनका ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, इसको बोलते हैं हम धन निष्कासन सिद्धांत या अपवाह सिद्धांत या उत्सारण सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियरी है यह मुख्यतः इस प्रक्रिया के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों और यूरोपीय मानसिकता आदि के परिवेश में आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया और उनके दृष्टिकोण को व्यक्त किया। साथ ही साथ यूरोपीय देशों और विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो धन का शोषण किया गया, भारत में जो धन का निष्क्रमण यहाँ से ले जाकर दूसरे देशों में, खासकर यूरोपीय देशों में किया गया, उस निष्क्रमण की पद्धति को उन्होंने दर्शाया और यह दिखाया कि भारतीय जो गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है या भारत की जो अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति है, इसका एकमात्र कारक ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत या उत्सारण का सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले
अपने ग्रंथ इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया में दिया है। इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया 1867। इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया 1867 में इन्होंने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपना विचार पहली बार व्यक्त किया है। इस सिद्धांत की व्याख्या नैरोजी ने आगे चलकर अपने अन्य ग्रंथों में दिया, जिसका नाम है वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और अन्य ग्रंथ है इनका द कॉमर्स ऑफ इंडिया, द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और इसकी विस्तृत व्याख्या आगे चल के उन्होंने 1901 में अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया। धन निष्कासन के बारे में आगे चलकर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण विचार 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया। और इसमें इन्होंने इस पद्धति की व्यापक व्याख्या किया। नैरोजी का जो यह धन निष्कासन का मत रहा है, इसका मतलब ये रहा है कि उन्होंने कहा कि भारतीय धन का दुरुपयोग और शोषण और भारतीय धन का जो निष्कासन ब्रिटिश सरकार ने किया, ऐसा निष्कासन इसके पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। उनका तात्पर्य यह था कि धन निष्कासन का मूल तात्पर्य यह है कि जो भी धन या संपदा, चाहे वस्तु रूप में, चाहे वह इन कैश के रूप में, चाहे किसी भी पद्धति, किसी भी मोड में भारत से बाहर जाता हो, लेकिन उसके बदले में, उसके एवज में, उसके रिटर्न में कोई भी प्रतिभूति, कोई भी बदले में उसके रिकम्पेंसेशन भारत को या सरकार को न मिलता हो, वही आपका धन निष्क्रमण या धन निष्कासन है। इसका मतलब है अगर भारत से कोई वस्तु गया, उसके बदले में न तो कोई वस्तु मिला, न तो कोई पैसा मिला, या भारत से कोई पैसा गया, उसके बदले में कोई वस्तु नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि अगर भारत से जो चीज़ें बाहर गई, उसके बदले में, उसकी प्रतिभूति में कुछ भी अगर प्राप्त हुआ होता किसी भी रूप में, तब वह उसके एवरेज को बराबर कर देता, तो वहाँ भारत का धन निष्कासित न होता, निष्क्रमण न होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत का धन जिस भी स्वरूप में, चाहे वस्त्र के रूप में, चाहे नील बगानों के रूप में, चाहे उन्होंने भारत से मानवीय संपदा के शोषण के रूप में, चाहे आर्थिक शोषण के रूप में, चाहे रॉ मटेरियल्स के रूप में, जिस भी स्वरूप में भारत से जो धन बाहर गया, उसके बदले में भारतीयों को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह भारत की धन संपदा का सर्वोत्तम शोषण है और यह एक प्रकार से यह अनिष्टों का अनिष्ट है। दिस इज द इविल ऑफ द इविल्स। वो कहते हैं धन निष्क्रमण के सिद्धांत को जी, यह अनिष्टों का अनिष्ट है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स कहता है भारत से निष्कासित जो धन था वो जस्ट लाइक द ब्लीडिंग प्रोसेस, एक भारत का ब्लीडिंग प्रोसेस था, ठीक है, जो अनवरत चलता रहा और जो इसका मोड ऑफ डायरेक्शन जो था वह हमेशा वन साइडेड था। एक तरफा भारत के धन का निष्क्रमण हुआ, लेकिन भारत को उसके बदले में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा, जबकि दादाभाई नौरोजी ने इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा और कहा यह भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है, जो भारतीय धन का लगातार बहिष्क्रमण, लगातार भारतीय धन का निष्क्रमण विदेशों में, खासकर ब्रिटेन में हो रहा है। और यह धन मुख्यतः कहाँ हो रहा है, इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया होम चार्जेस का। इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया होम चार्जेस। उन्होंने कहा होम चार्जेस का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार लंदन में बैठी हुई
किन किन मामलों में अपने घरेलू खर्च के लिए भारतीय धन का प्रयोग कर रहा है। किसी कर्मचारी के वेतन के रूप में, अधिकारियों के भत्ते के रूप में, जो अधिकारी भारत में कभी काम करके गया है या जो भारत के लिए कार्य कर रहा है विदेश में बैठा हुआ, उसका भी वेतन भत्ता भारत से जा रहा है। जो कभी यहाँ कार्य करके गया है उसका पेंशन भारत से बन रहा है। तो ये कहा कि यह तो भारत के धन का सबसे बड़ा शोषण है, इसलिए कि काम कोई ब्रिटिश सरकार के अधीन कर रहा है और वेतन भत्ता भारतीय सरकार दे रही है। यहाँ तक कि कई जगह पे विदेशों में भारतीय सेना भेजी गई, उस सेना का खर्च जो है ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया, वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड से गया, वो भारत के संचित निधि से चला गया। यह भी भारतीयों का शोषण है। तो इन्होंने कहा कि जो धन का निष्क्रमण है, यह धन निष्क्रमण वास्तव में भारतीयों की गरीबी का मुख्य कारण था। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा भारतीयों का शोषण किया है और इसी शोषण की प्रक्रिया को आगे चल के राम मोहन राय ने इसे ब्रिटिश संसद के समक्ष उठाया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद के समक्ष ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने उठाया, तब आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक, दूसरा समझिएगा कि ब्रिटेन में धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वाधिक विरोध किया था, वह किया था मॉरिस द टेरानेल्स ने किया था। मॉरिस द टेरानेल्स, तो उन्होंने मॉरिस ने ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा इस पद्धति का विरोध किया था। ठीक, साथ ही साथ आगे और समझिएगा, जॉन सुलिवन एक महत्वपूर्ण अंग्रेज थे जिन्होंने कहा था कि हमारी पद्धति, कई बार सिविल में आए थे इनका कमेंट, कहते हैं कि हमारी पद्धति हमारा जो सिस्टम है एक ऐसे परिवेश की तरह या एक ऐसे पद्धति की तरह कार्य करती है। हमारा सिस्टम एक ऐसे पद्धति की तरह कार्य करती है जिसमें से भारतीय धन या भारतीय पैसा जो है वह गंगा नदी, ठीक है, कहते हैं हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें गंगा नदी से हम पानी को उठाते हैं, यहाँ से लेते हैं और ले जाकर टेम्स नदी में हम निचोड़ते हैं। तो कहा कि हम लोग ऐसी, हमारी पद्धति इसी तरह कार्य करती है। मतलब है कि भारतीय धन यहाँ से उठता है और जाकर टेम्स नदी, लंदन टेम्स नदी के किनारे है और भारत की महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। तो कहा कि गंगा नदी से हम जल लेते हैं स्पंज की तरह और उस स्पंज को ले जाके हम टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। धन निष्कासन सिद्धांत का सबसे ज़्यादा समर्थन संवाद कौमुदी नामक पत्रिका में हुआ है। संवाद कौमुदी किसका है? राम मोहन राय का। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी में धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन किया गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी दादा भाई नौरोजी ने शोषण की प्रक्रिया को निर्धारित किया और दादा भाई नौरोजी ने प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की पीसीआई पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब हो गया प्रति व्यक्ति आय, उन्होंने पहली बार निकाला था और वो बताया था कितना है, 20 रुपया। उन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार के दौर में भारत की जो पीसीआई है प्रति व्यक्ति आय है वह 20 रुपया थी, जो कि तत्कालीन विश्व के अन्य देशों के सापेक्ष बहुत कम होती थी। ठीक है, तो उन्होंने भी इस शोषण को भी, इसके माध्यम से भी शोषण की पद्धति को उन्होंने बताया है। इसमें धन निष्कासन पे रनाडे का भी है। धन निष्कासन पे आपका इनका है जो मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं आपके आरसी दत्त का है। अभी धन निष्कासन पे सर सैयद अहमद खान का है, बहुत लोग का है। ठीक है, वो जब आपको आधुनिक भारत पढ़ाएंगे धन निष्कासन का सिद्धांत, तो बताएंगे कि कौन से भारतीय हैं जिन लोगों ने इनका विरोध किया है। तो अभी लंबी प्रक्रिया है और पूरा होम चार्जेज में भी अभी आपको हम एक एक अलग अलग बताएंगे उसमें, क्योंकि होम चार्जेज में भी सिविल पूछा गया है कि होम चार्जेज के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है। तो होम चार्जेज के अंदर जितने मद आते हैं जिसमें ब्रिटिश सरकार भारतीय पैसा खर्च करती थी,
वह सब एक एक लाइन टू लाइन आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रानाडे ने धन निष्कासन का विरोध किया है, धन निष्कासन सिद्धांत का विरोध किया है ना दादा भाई नेहरू जी के। दादा भाई नेहरू जी उदारवादी दल की ओर से, ठीक है, उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और कहाँ चुने गए थे, क्वेश्चन पूछा गया है फिन्सबरी, फिन्सबरी से। दादा भाई नेहरू जी लंदन के फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, फिन्सबरी, ठीक, फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अच्छा, एक तो आपने दादा भाई नेहरू जी का पढ़ा भी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दूसरा आ जाइए, दादा भाई नेहरू जी का एक अन्य महत्वपूर्ण मत था, वह था थियरी ऑफ मॉरल एग्जिट। एक तो उन्होंने दिया धन निष्कासन का सिद्धांत और दूसरा उन्होंने दिया नैतिक निष्कासन। दादा भाई नेहरू जी की दूसरी थियरी है जिसको कहते हैं मॉरल एग्जिट, मॉरल एग्जिट, नैतिक निष्कासन। नैतिक निष्कासन ये क्या है? दादा भाई नेहरू जी कहते हैं कि भारतीयों का एक बड़ा शोषण तो धन निष्कासन के रूप में हुआ, जो भारतीयों की गरीबी और बेकारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। कहते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा जो भारतीयों को आघात लगा, जो भारतीयों का शोषण था, वह धन निष्कासन के लिए नहीं बल्कि वह मुख्यतः नैतिक निष्कासन के रूप में था। नैतिक निष्कासन का तात्पर्य यह है, उन्होंने कहा कि धन के अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा यूरोपियों को बढ़ावा दिया गया प्रत्येक मामले में, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह सरकारी पद हो, चाहे सुविधाएं हो, चाहे उत्पादन पद्धति पे अधिकार हो। ठीक है, इन सभी पद्धतियों पे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम उस समय था वह पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार और यूरोपियों के पक्ष में था। भारतीयों को लगातार इनसे दूर रखा जाता था। अपने ही देश में भारतीयों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, तरह तरह के भेदभाव किए जाते थे। भारतीयों को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता था, भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता था, भारतीयों का प्रत्येक दौर में प्रत्येक स्थिति में शोषण किया जाता था। जो कार्य करते थे उस कार्य में उनका बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता था। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में अपने लोगों का महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखना, महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित रखना, अपने ही देश में अपने देश के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाना, यह भारतीयों का सबसे बड़ा शोषण था। और यह जो आघात था यह ड्रेन ऑफ वेल्थ से अधिक प्रभावशाली है। यह वास्तव में भारतीयों का नैतिक शोषण था, यह भारतीयों की नैतिकता को गिराने वाला था, यह भारतीयों की मॉरलिटी को अंडरएस्टिमेट करने वाली पद्धति थी। यह जो नैतिक निष्कासन है